चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कल बताया था उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे। देखिए इधर, देखिए इधर, आवाज न करो। अब कल जहां तक बताया था उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कोई बैग है, उसके अंदर कई सारी बॉल्स हैं और उस बैग से, उस बैग से आपने रैंडमली एक बॉल निकाली, जैसे 4 बॉल निकाली, 5 बॉल निकाली, कुछ भी दिया हो सकता है। आइए हम समझाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मतलब पैटर्न याद रख लीजिए, हैबिट बना लीजिए इन सवालों को करने की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, कंडीशन दी होती ये हो गई। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई एक बैग है, सुनिएगा जरा, बैग है, देखिएगा क्वेश्चन में, एक बैग है जिसमें 10 वाइट प्लस 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 10 सफेद तथा काली गेंद है। ऐसी क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये मतलब लैंग्वेज फॉर्म में बोल रहा था, हमने उसे चित्र में बता दिया। ए बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं और 2 बॉल इज ड्रॉन 1 by 1। 2 गेंदें, एक होता है एक साथ निकाली जाती है और एक होता है एक एक करके निकाली जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। 3 गेंदें निकाली जाती है, एक होता है एक साथ निकाली जाती है, एक होता है एक एक करके निकाली जाती है। एक निकाली, उसको रख दिया, फिर बैग में हाथ डाला, फिर दूसरी बॉल निकाली, फिर बैग में हाथ डाला, उसको निकाले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस बॉल को आपने बाहर निकाला है क्या उसको वापस बैग में रखा है? नहीं, ये सवाल में मेंशन किया होता है कि निकाली गई गेंद को बैग में पुनः वापस नहीं रखा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बैग से 2 बॉल एक एक करके निकाली जाती है, निकाली जाती है 1 by 1। निकाली गई गेंद को, निकाली गई बॉल को वापस बैग में नहीं रखा जाता है। एक बैग से 2 बॉल एक एक करके निकाली जाती है। निकाली गई बॉल को वापस बैग में नहीं रखा जाता है। तो दोनों बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। 3 बॉल कह दे, 5 बॉल कह दे, 7 बॉल तक कह दे, आप सारे क्वेश्चन निकाला। 7 बॉल 8 नंबर में आ जाएगा, 3 बॉल वाला 5 नंबर में आया था। तो ये हमने क्या किया, इस बैग में कितनी बॉल्स हैं? 10 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील करो।
कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा लैंग्वेज का होता है तो उसे कहानी की तरह समझना है। पहले कुछ पार्ट पढ़ा, समझ लिया, आनंद ले लिया उसका, फिर आगे कुछ पार्ट पढ़ा, उसका भी आनंद ले लिया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा जरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, 10 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग से 2 बॉल एक एक करके निकाली जाती। इतनी बात पहले क्लियर कर लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? एक बैग है, उससे 2 बॉल निकाली जाती है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब वो 2 बॉल जो निकाल रहे हैं उसके आगे मेंशन किया गया है, निकाली गई गेंद को वापस एक एक करके, लिखा तो है एक एक करके, एक होता है 2 बॉल एक साथ निकाली जाती है। इसका मतलब आपने हाथ डाला और एक साथ 2 बॉल निकाले। जैसे एक होता है एक निकालना है, हो सकता है मैंने कहा एक बॉल निकाल, एक बॉल पे हाथ रखें, एक को निकालेंगे बाहर, 2 निकालना, दोनों को पकड़ ले, एक साथ निकाल लिया, तो इसको कहते हैं एक साथ बाहर निकाला आपने। हमने कितनी बॉल निकाली हैं? 2, लेकिन 1 by 1। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक एक करके, मतलब 1 by 1। ए बैग कंटेन्स 10 white and 5 black balls। 2 balls are drawn from the bag। समझ रहे हो ना, मतलब 2 बॉल्स को बैग से 1 by 1 करके निकाला है। 1 by 1 का मतलब एक एक करके। और जो निकाली गई बॉल है, यानी ड्रॉन बॉल है, यानी जो बॉल निकाल दी गई है, उसे बैग में वापस नहीं रखा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बॉल की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे सवाल को करने का सॉल्यूशन क्या है? तो इसको करने का तरीका ये है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे फर्स्ट बॉल की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? फर्स्ट बॉल की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉल की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इनका बस यही है तरीका कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी लिख लेना पूरा, प्रायिकता। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये हमने P1 कह दिया, जो भी है P1, कुछ P कह दो बस, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट बॉल वाइट आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा बताइए? बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, डायरेक्ट लिखेंगे कितना है, 10 और 5 15, और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 10। सर कट कर दूं? रहने दो, बाद में काटना तो है ही, बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर लिखेंगे दूसरी बॉल की भी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो? अब देखो ये कंडीशनल हो गया एक प्रकार से। वो बॉल निकल गई है, यानी वो इवेंट हो गई है, ये महसूस करना है सफ़ेद निकल गई है, तभी तो दोनों सफ़ेद आएंगी। अरे समझ रहे हो? अगर मैंने कहा पहली बॉल वाइट आएगी, दोनों वाइट हो, इसका मतलब पहली वाली में आपने वाइट ही निकाली है। आपको ऐसा ही सोचना होगा कि मेरी सफ़ेद बॉल जो आ रही है, पहली बार में जो हम बैग से बॉल निकाल रहे हैं वो वाइट आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी, बहुत लोग सर कहेंगे सर बैग में हाथ डालने की जरूरी थोड़ा ना कि सफ़ेद ही आएगी। वो तो बात सही है ना, सिक्का उछाल लें तो ये जरूरी थोड़ा ना हेड ही आएगा, तो हम तो उसकी पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि सफ़ेद आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहोगे सर 10/5, सॉरी 15। तो आपने ये मान लिया कि भाई दोनों बॉल सफ़ेद आने का मतलब ये पहली बॉल भी सफ़ेद आई, दूसरी, तो हमने ये मान लिया है कि निकाली गई हमारी बॉल सफ़ेद आई है, लेकिन हमने उसने बैग में नहीं रखा है। बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? पहले 15 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 14। और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी होंगी? कितनी होगी? 9। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों के सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। पी यानी पूरा लिख दिया करो, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तरीका सीख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हो बेटा? फर्स्ट बॉल वाइट है और आप चाहते हो ऐसे सवालों को ऐसे ही करना होता है। अब आप सर अगर हम 3 बॉल निकाल लें, ठीक है, पहली बॉल तीनों वाइट निकले, पहली बॉल के वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी महसूस करो वाइट निकल आई, फिर दूसरी के वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, फिर महसूस करो दोनों वाइट निकल गई, फिर तीसरी के वाइट, और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा माइंड में अब ये हैबिट बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए।
कि आपको ये बॉल वाइट आएगी, दोनों वाइट आएंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, पहली बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से कैंसिल करोगे, 2 पंजे 10 और 2 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सता 14, और इधर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और ये 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया आंसर, 3/7। बहुत ईजी क्वेश्चन, 3/7। देख लीजिए, अगर आपने बेसिक क्वेश्चन कर लिया, अब हम अगर कह दें कि एक बैग से 7 बॉल निकाली जाती है 1 बाई 1 करके, निकाली गई बॉल को बैग में नहीं रखा जाता। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं बता रहा हूँ। 7 बॉल वाला सवाल सीधा 8 नंबर का बनता है, सीधा 8 नंबर का। लेकिन 7 बॉल तो सफ़ेद हो सकती हैं, लेकिन 7 बॉल काली नहीं हो सकती, क्योंकि काली कितनी बॉल हैं केवल, तो 5 तक ही बात कर सकते हैं कि 5 बॉल निकाली जा रही हैं, 5 की 5 ब्लैक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो ऐसे सवाल का पैटर्न जरा समझेंगे, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का आदत बनानी है, क्या करना है। और ये बात डाइस, जो डाइस कह रहे हैं, ये वाली बात इसमें भी लगा सकते हैं, किसमें, ताश वाले पत्ते में। जैसे मैंने कहा, इस एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते। एक पत्ता निकाला, फिर दूसरा निकाला, और फिर अगर हमने कह दिया दोनों बादशाह हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे कैसे करोगे, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पहले बताइए, बादशाह कितने होते हैं, 4, और टोटल कितने होते हैं, तो जरा फील करो कितना होगा, 4/52 इंटू 51। नीचे अब 51 लिखना, 4/52 लिखा। अब इंटू में दोनों चाहते हो ना बादशाह, अब नीचे क्या लिखो, 51, क्योंकि जो हमारा एक पत्ता है, सवाल में मैंने कहा अगर नहीं बोल रहे तो समझ लो कि हमने उसको वापस नहीं रखा, ये हमने पत्ता निकाल लिया। तो कितने पत्ते हो गए, 51। अब इसी में से तो निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, अब मैंने कहा दोनों बादशाह हो जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहला वाला बादशाह आएगा तो 4/52, तो इसका मतलब इनटू में पहला वाला बादशाह निकल गया। तब हमारे कितने पत्ते बचे, मतलब बादशाह 3 ही बचे, लेकिन पत्ते भी टोटल कम हो गए। पत्ते टोटल कितने हो गए, 51। तो कितना होगा अगला, 4/52 इंटू 3/51। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर है। ये जगह, ये कॉन्सेप्ट हर जगह इस टाइप के सवालों में लग सकता है। यानी आप 2 पत्ते भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक एक करके आपने 2 पत्ते निकालें, और हम सवाल में कहेंगे दोनों बादशाहों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, एक बैग से कितनी बॉल निकाली आपने, बोलिए, 2 बॉल निकाली, और दोनों की दोनों कैसे निकाली, 1 बाई 1 करके, और निकाली गई बॉल को वापस बैग में नहीं रखा गया है। तो हमने क्या क्वेश्चन में किया, कहा है कि दोनों बॉल क्या आ जाएं, सफ़ेद आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट हो गया, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, और बोर्ड का वो सवाल लिख रहे हैं जो 5 नंबर का आपके सामने है, और बहुत आपको हो गया यार इतना इजी क्वेश्चन। तो बेटा मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी का 4, बस ये है बेस रूल का थोड़ा सा हुआ, कैलकुलेशन के कारण थोड़ा लंबा चला है। बाकी हर सवाल, मतलब इसका हर क्वेश्चन 2-4 लाइन के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, इजी होता है। बस ये है कि थोड़ा सा इसलिए इसका नंबर बड़ा होता है, क्योंकि इसमें दिमाग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए नंबर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसमें बदलाव कर रहे हैं। जल्दी से नोट करो बेटा। चलो, एक बैग से 2 नहीं 3 बॉल एक एक करके निकाली जाती है। निकाली गई बॉल को वापस बैग में नहीं रखा जाता है। तीनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, पहले अगर ना बताते कॉन्सेप्ट तो आज सबके बाउंस होता, लेकिन अब इन क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन में आपसे एक चीज निकाल रहे हो, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस चीज को एक एक करके 3 बार निकाला जा रहा है। यानी बैग से बॉल को एक एक करके निकाला जा रहा है। टोटल 3 बॉल निकाली, टोटल 3 बॉल निकाल, हम कितने रहे, टोटल 3 बॉल निकाली जा रही है, और तीनों की तीनों ब्लैक कलर की होंगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, अब देखेंगे कितने लोग करते हैं। ये ध्यान रखना, ये लैंग्वेज लिखना है आपको। 3rd बॉल, ठीक है ना, 1st बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी,
पूरा सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तरीका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे ज़रा देखेंगे। प्रोबेबिलिटी पूरा लिखेंगे हैं और आंसर ज़रा मुझे बता दो बेटा। देखते हैं ये बोर्ड का क्वेश्चन 2020 का कितने बच्चे कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट बॉल की जल्दी से नोट करिए। पर क्या है, फर्स्ट बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर फर्स्ट बॉल के वाइट होने की प्रायिकता। तो यहां पर फर्स्ट बॉल वाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लैंग्वेज लिखना है, सॉरी ब्लैक है, यहां पे ब्लैक है, ब्लैक यानी काले। तो कितनी है ब्लैक, 5 डिवाइडेड बाई 15। सर अरे बाद में एक साथ काट लिया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे रहने दो। बेस रूल में भी देखो बेटा, बेस रूल की भी आदत ये होती है कैंसिल नहीं करना होता, कभी कभी ऊपर नीचे। बेस रूल में तो बहुत फायदा हो जाता है ना काटने से। इसमें चलो वो आदत बनाए रहो कि कैंसिल करना ही है, बाद में कर लिया जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, इकट्ठा एक साथ आराम से काट लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा। अब मुझे महसूस करना होगा, मेरी तीनों ब्लैक तो तब आएंगे ना, मैंने जो बॉल निकाली अब उसको रख दिया है, अब उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप चाहते हो तीनों ब्लैक हो, तो आपको ये कल्पना करनी होगी मेरी पहली बॉल ब्लैक निकल गई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, ये महसूस करो। अब अगर वो ब्लैक निकल गई है तो अब हमारी टोटल बॉल्स कितनी हैं, 14, और हमारी ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 4, तो 4/14। अब हम लिखेंगे थर्ड बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा। तो हमारी टोटल बॉल 13 हो गई है, 2 बॉल कम हो गई है, 13, और कितनी बॉल थी, 4 थी, 1 कम हो गया, 3। तीनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों के ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगा बेटा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/15 इंटू 4/14 इंटू 3/13। तो 5 से कैंसिल होगा, 5 5 15, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो ये होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7, 91। कितना आंसर आ गया, 2/91। अब ऐसे हम 4 बॉल कर लें, हो जाएगा। इनको बदल दें, रंग अलग अलग कलर कर दें, कुछ भी कर दें, हो जाएगा। और सवाल में यही कहें 3 बॉल निकाली, 4 बॉल निकाली, हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें कहूँगा, अगर मैं इसको कहूँगा कि पहली सफ़ेद और जो है पहली सफ़ेद, दूसरी तीसरी काली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहली सफ़ेद आएगी और दूसरी और तीसरी काली। तो पहली सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस यहाँ पर हो जाएगा 10/1। परिवर्तन होगा, जानते हो, अगर मैंने कहा पहली सफ़ेद और दूसरी तीसरी काली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली सफ़ेद और दूसरी तीसरी क्या होगी, कोई बात नहीं, आप नंबर पर बता देना कौन सा कलर निकलना, हम बता दें। पहली आपने कहा सफ़ेद, तो सफ़ेद आने की प्रोबेबिलिटी 10/15। अब हमारी नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगी, एक सफ़ेद निकल गई है, पहली आपने सफ़ेद कहा है तो 14 हो गई, लेकिन आपने दूसरी का काली, तो काली हमारी सफ़ेद बॉल कम हुई है, काली बॉल पहले जो बॉल निकली है वो सफ़ेद कलर की निकली है, तो ब्लैक बॉल उतनी ही बनी हुई है, यानी कितना होगा 5/14। अब आप कह रहे हो फिर ये 13 और ये 4/13, फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, अब आपके सामने मान लीजिए आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आपके 95 मार्क्स बन गए हैं, बस 5 नंबर ये क्वेश्चन है।
अगर इसको कर लिया तो पूरा 100 मार्क्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लिखेंगे बेटा आवाहन करिए। आप 95 मार्क्स तक पहुंच चुके हैं और मान लो ये 5 नंबर का सवाल दिक्कत फंस गया। देखते हैं। इन ए बैग, लिखेंगे इन ए बैग देयर आर 5 रेड 4 ब्लैक एंड 3 white balls. If one by one, एक एक करके 3 balls are taken out and not again return to the bag, then find the probability that all the three balls drawn are red. देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो आंसर बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी का सवाल कर लिया आपने तो समझो आपके निश्चित है। देखिए क्वेश्चन में आंसर 1/22 आ रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। ऐसे ही तो होते हैं, पढ़ लिया अच्छे से तो सवाल बहुत आसान होता है। ऐसी बेज रूल में पैटर्न बस फिक्स है सारे सवालों का, एक ही टाइप का, तो इसलिए बहुत अच्छा स्कोरिंग है ये चैप्टर। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है इन ए बैग देयर आर 5 रेड 4 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स। एक बैग बनाया बेटा, इस बैग में हमारे पास 5 रेड है, 4 ब्लैक है प्लस 3 वाइट बॉल्स हैं, और इससे 3 बॉल एक एक करके निकाली जा रही है। एंड नॉट अगेन रिटर्न टू द बैग, एक एक करके बॉल निकाली जा रही है और उसे पुनः, नॉट अगेन का मतलब है पुनः बैग में वापस नहीं रखा जाता है। रिटर्न मतलब वापस नहीं रख रहे हैं बैग में। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि ऑल द 3 बॉल्स, तीनों बॉल निकाली गई, तीनों गेंदें लाल रंग की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी पूरा लिखना। तो फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी रेड बॉल्स हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, ये होगा, ध्यान देना। सेकंड बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बताइए, आपकी पहली बॉल निकल गई तो हमने, अगर तीनों रेड हैं तो इसका मतलब ये महसूस करना होगा पहली बॉल जो निकली है वो क्या है, रेड, तभी तो तीनों निकलेंगी। पहले ये डिसाइड कर लो, पहली बॉल रेड निकल ली, दूसरी भी रेड निकल ली, तीसरी भी रेड निकल ली, तभी हमारी तीनों बॉल क्या होंगी, रेड होंगी। तो पहली बॉल रेड निकल गई। अब कितनी बॉल बची बैग में, एक बॉल जो निकली है मान लीजिए आपने रख दिया, कल्पना कीजिए वो रेड कलर की है,
तो आपकी जो बैग में बॉल्स थी अब एक कम हो गई हैं। कितनी अब बॉल बची? 5 और 9 9 3 12, अब बची 11। तो 11 में से अब कितनी बॉल निकाल रहे हो? एक ही निकाल रहे हो। वो क्या है? दूसरी बॉल भी रेड कलर की, लेकिन अब हमारी रेड बॉल कम हो गई है। सर वो तो टोटल बॉल कम हुई, तो वो रेड बॉल के कारण ही टोटल बॉल कम हुई। तो अब रेड बॉल कितनी बची है? इन्हीं में से एक बॉल निकलेगी रेड। अच्छा, तो अब हमने ये कल्पना की दूसरी बॉल जो निकली हमारी वो भी क्या है? रेड है। 2 रेड हो गई, जब तीसरी भी रेड निकालो तभी तो तीनों रेड निकलेंगी। ऑल द 3 बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो तीसरा थर्ड बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है? टोटल बॉल्स 12 थी, 2 निकल चुकी हैं शुरुआत में, तो कितनी बची? 10। और हमारी 2 रेड जा चुकी हैं, तो कितनी रेड बची? 3। तो 3/10। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटा? तीनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 3/10। 3 चौको 12, 5 दूनी 10, कहाँ आ रहा है यार? 3 से 12 काटे, 4 से 4 काट दिया। अरे चाहे किसी से भी काटो, कटना तो है ही। ऐसा कोई अच्छा हमने गलत काट दिया। 1 मिनट रुक जाइए। अब ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब थोड़ा ना कट गया हूँ। देखिए इधर यहाँ पर हमने कुछ गलती की है। या तो 4 से काटी या तो 3 से। 3 चौको 12, 4 से 4 कट गया, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 1/22। बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है। 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो कितना आसान हो गया अब हमारे लिए। अब चाहे ऐसा जो सवाल बना दो, बॉल और बढ़ा दें और कलर बढ़ा दें, कोई बात नहीं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन में अगर कह दिया कि 5 बॉल निकाली जा रही, पांचों की पांचों रेड कलर किया जाए तो भी हो जाएगी। 4 निकाली जा रही, 2 निकाली जा रही, इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं। कल वाली क्लास में हम आपको बताएंगे बेज रूल, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रायिकता का सबसे गजब का कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेज रूल, जिसमें बहुत गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कुछ ही क्वेश्चन होंगे, अगर आपने मुश्किल से 6 सवाल कर दिए, आपने 6 क्वेश्चन कर दिए प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े वाले, फिर समझो आपके 8 नंबर में अगर वो सवाल फंसता है तो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई प्रोबेबिलिटी में। आगे देखो, देखो स्ट्रॉन्ग करते जाओ। रोज नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो ऐड होता चला जा रहा है। और नोट्स बनाइए, उसको बराबर फिर से देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमें कल बताना था, वो बोर्ड परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया। देखो, एक हमने कहा, मैंने एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंटों को दिया। किसको दिया? 3 स्टूडेंट को। और वो 3 स्टूडेंट, मान लीजिए एक प्रॉब्लम ऐसे लिख दी, मुंह से बोल रहे हैं। एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को दिया गया। 3 स्टूडेंट ए, बी व सी को दिया गया। बहुत फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है। और इस पर जी एडवांस 2014 या 13 में एक क्वेश्चन है। 13 में मान लो, 2013 में एक गजब का क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर इस सवाल को कर लिए तो मतलब ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, किसी को क्वेश्चन दोगे 6 लड़कों को, तो उनका किसी एक का होगा, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ना। एक यहाँ बिठाल दिए, वहाँ बिठाल दिए, उधर बिठाल दिया, उधर बिठाल दिया। अब सॉल्व करेंगे, होगा, अगर दिमाग लगाएंगे सॉल्व होगा, पढ़ा होगा, यानी अपनी मेहनत से उसे कर पाएगा। उसका इसका हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं उससे भी हो जाएगा। यानी आपके ये इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन देकर हम कह रहे हैं कि इससे सॉल्व होगा तो
उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ए की प्रोबेबिलिटी दी है सॉल्व करने की 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/2, सी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4। हो सकता भैया तीनों सॉल्व कर लें। 3 लड़के सर तीनों हो गया सर, जैसे कभी कभी क्वेश्चन देते हैं हम, हो गया बेटा, सब लोग हाथ उठाते हैं। कभी कभी कुछ 3 बच्चे हाथ उठाते, कभी 4 बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही सब हाथ उठाएंगे, एक का नहीं उठाएगा तो दूसरे का नहीं उठेगा, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इनमें ऐसा भी हो सकता है तीनों ना कर पाए, और ऐसा हो सकता है तीनों हाथ उठा दे, हो सकता है कोई एक हाथ उठा दे, हो सकता है 2 हाथ उठा दे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कैसी इवेंट्स होंगी? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा कम से कम एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर ले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो आपका होगा सर कोई ना सॉल्व कर पाए। मैंने कहा देखो इधर देखो, जितने बच्चे बैठे, मान लीजिए एक बात को जरा समझिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो समय देने से क्या होता है, चीजें और गजब की स्ट्रॉन्ग होती है। यहां पर मैंने क्या कहा कि मैंने आप बच्चों को क्वेश्चन दिया, अगर मैंने कहा कम से कम एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर ले, कम से कम एटलीस्ट 1 स्टूडेंट प्रश्न क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है? बोलो, एटलीस्ट 1 सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी। अरे मालूम नहीं है क्या? एटलीस्ट 1 इवेंट अकर करे तो पहले निकालना, कोई ना कर करे और 1 में माइनस कर दिया। यानी अगर मैंने कहा कि ए एटलीस्ट 1 अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी ए यूनियन एटलीस्ट 1 इसी को कहते हैं, तो इसको क्या निकालना होगा? कोई क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा, और फिर 1 में माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन हम इसी सवाल को दूसरे, देखो इसमें आपको आसानी से समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, समझ रहे हो बेटा? आसानी से समझ में आ रहा है, इस बात को जरा समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज घुमा के बोलनी पड़ती है, और घुमा के बोलने से थोड़ा सा माइंड, मतलब आपका तुरंत जो है, सवाल में क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि घुमा के वो चीज़ हम डायरेक्ट बोल देते हैं, आप समझ जाते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 स्टूडेंट है, सपोज कितने स्टूडेंट है? 3, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। और मैंने आपसे कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, उधर वाला ए है, इधर वाला बी है, इधर वाला सी है। मैंने कहा मुझे ए की एज बतानी है। किसकी एज बतानी है? यानी उधर जो लास्ट में बैठा, और ये बी और ये सी। आपको कुछ हम गिवन दे रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको बी की एज बताई है 16 साल। किसकी एज बताई है? और मैंने कहा बी की एज 16 साल है। सुनना जरा, अब मैंने कहा बी की एज, अब देखो भाषा में बोल रहे हैं, बी की एज जो है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, उधर वाला ए, ये बी और ये सी। तो जो सी की एज है वो बी की एज के बराबर है, और जो ए की एज है वो ये कौन है? ए, वो ए है। कौन ए है? वही, पहले समझ लो, पता चला वो ए है, ये बी है, ये सी है। यानी जो मेरे बगल में है वो सी है, और जो दूर है वो ए है। ए, बी और सी। सी की एज जो है बी की एज के बराबर है, या थोड़ा और अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सी की एज बी की एज से 1 ज़्यादा है, और ए की एज सी की एज से 2 ज़्यादा है। तो मुझे ए की एज बताएंगे, कोई कितनी है? मैंने गिवन दी है बी की एज 16 साल है। बोलो बताएगा? अब देखो कॉन्सेप्ट से करें, इसकी 16 है, इसकी कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा। कितना हो गया? 17। वो कितना होगा? 19। तो कितना हो गया बोला? 19 साल हो गए कि नहीं हो गए? सुनिएगा, हम ये भी कह सकते थे, हम डायरेक्ट ही ये भी बोल सकते थे कि आपका बी 16 साल का है, और ए जो सी है, जो ए है, ये जो ए बी सी, बी जो है 16 साल का है और ये उससे 3 साल बड़ा है, तो कितना हो जाता? 19। ये भी डायरेक्ट बोला जा सकता है, या डायरेक्ट एज बता देते हैं, इनकी इतनी है, इनकी इतनी है। मैं तीनों की एज पूछूंगा, बताइए, दूसरे वाले की एज बताइए, तीसरे की एज बताइए, तो आप समझ जाओगे ना। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर आगे सवाल में डिस्कशन होगा। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 3 चीज़ों की जरूरत है। जैसे मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, मैंने कहा था इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी डबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी ट्रिपल है, तो बताओ इसकी डबल है तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/3। और इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कहा इसकी डबल है, तो डबल का मतलब 1/3 का डबल करोगे कितना होगा? 2/3। ठीक है।
और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, सी की जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो है अगर डबल करोगे तो फिर वो तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4/3 एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैंने कहा देखो ये सवाल समझ रहे हो, जैसे आपको ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट गिवन हो, अगर हमने कहा बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी की डबल है तो ये कर दोगे ना 2/3, और सी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी की आधी है तो आधी का मतलब क्या हुआ 1/2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया बता 1/6। देखो कितना ईजी हो गया। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो कई बार ऐसा भी सवाल में बनाया जा सकता है कि आपको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली आपको घुमाया जाए, लेकिन आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे मैंने आपसे कहा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है। मैंने आपसे और क्या क्वेश्चन किया, ये आपको मालूम है किसकी बात हो रही है, सर ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कोई देखेगा नहीं समझ में आएगा, वो सुनना पड़ेगा आपको कि किसी प्रश्न को तीन स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज ये गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आराम से निकल जाएगा, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सॉल्व कर ले इसकी प्रोबेबिलिटी आराम से आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा घुमा के बात कर रहे हैं तो तुम कैसे निकालो। मैं ये भी बोल सकता था सी की एज 19 है, घुमा फिरा के हमने बाद में तुम्हें सी की एज पता ही चल गई। देखो यहां पर हमने कहा एटलीस्ट 1 सॉल्व कर ले, इसके लिए क्या निकालेंगे, कोई ना सॉल्व कर पाए और 1 में माइनस कर दे। जानते हो अगर मैं इस सवाल को दूसरे ढंग से पूछूं, मैं कहूंगा प्रश्न हल हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सुनिएगा क्या होगा, प्रश्न सॉल्व हो जाए बस इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आपके दिमाग में लग रहा है यार ये चीज तो नहीं सिखाई सर ने। बेटा आप याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सॉल्व कर ले। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए कैसे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा लीजिए भाई चैलेंजिंग क्वेश्चन है लिखिए, आपको दिया, मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, एक होता है सभी से होना चाहिए, ये अगर मेरा सेंटेंस है इसका मतलब सभी का हाथ। मैंने कहा क्वेश्चन, मैंने कहा ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, आइए देखते हैं कौन कर पाता। मतलब ये हमने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व कब माना जाएगा, अगर जितने भी बच्चे मैंने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने कहा सॉल्व हुआ। अगर मान लीजिए एक होता सबसे सॉल्व हुआ तो वो अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा सॉल्व हुआ क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे सन्नाटा है, किसी बच्चे ने कोई हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अगर 3 लड़कों का हाथ उठ जाता है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मान लीजिए नहीं उठा हाथ, ये जो नहीं उठ रहा है बात को समझना, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 10 लड़कों का अचानक हाथ उठ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन सॉल्व कब माना जाएगा, जब एटलीस्ट 1 स्टूडेंट का हैंड रेज होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्वेश्चन मेरा सॉल्व। तो आप समझ गए होंगे बात। प्रश्न के हल होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रश्न सॉल्व हो, हम ये बोल रहे हैं सॉल्व हो, यानी ऐसा ना हो सॉल्व ही ना कर पाए कोई, तो समझ गए होंगे। अब आप कहोगे सर प्रश्न हल हो जाए, यानी प्रश्न ना हल हो मतलब तीनों के द्वारा ना सॉल्व हो और 1 में माइनस कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्न के हल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं बेटा। यहां पर आपके 2 बल्ब लगे, मान लो यहां पर लाइन से मैंने पूरा यहां पर राउंड से 20 बल्ब लगा दी, एक लगातार 20 बल्ब। बात को समझिएगा, और सबके स्विच अलग अलग है, 20 स्विच है, 20 बल्ब लगा दी, 20 स्विच है, सब CFL है। अब अगर मैंने कहा उजाला होगा, तो उजाला जानते हो कब होगा, एक होता है उजाला होगा, एक मैंने ये नहीं कहा बहुत तेज उजाला होगा। सेंटेंस को समझिएगा, अगर हम बोलते हैं क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ सबसे सॉल्व, मैं केवल ये कह रहा उजाला होगा। उजाला का मतलब होता है एक अंधेरा होता है, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल कुछ ना दिखे, हल्का सा भी, तो आप कहोगे सर हाँ उजाला है। तो मैंने कहा उजाला कब होगा बताओ, जब कोई भी एक स्विच ऑन होगा। अगर 2 स्विच ऑन होंगे तब भी उजाला रहेगा, 10 स्विच ऑन होंगे तब भी उजाला। एक वो केस है जब उजाला नहीं होगा, जब सारे स्विच हमारे ऑफ हो जाएंगे। तो अगर मैंने कहा उजाला होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 स्विच के ऑन होने की प्रोबेबिलिटी, या ये कह सकते हैं उजाला ना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका उजाला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उजाला होगा, यानी एटलीस्ट 1। तो समझ में आए बात। आपको ध्यान रखना है, मैंने क्यों कहा ये, क्योंकि कई बार ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 3 विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रोबेबिलिटी दी है। बहुत फेमस सवाल है बेटा, सन 2006 से लेकर 2012 तक ये सवाल बहुत पूछा जाता था लगातार।
ऐसा नहीं कि कभी एक साल हो गया तो दूसरे साल में फिर आ गया सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा मैंने कि 3 स्टूडेंट के प्रश्न को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है और आपसे कहा प्रश्न सॉल्व होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। केवल क्वेश्चन क्या पूछा, प्रश्न सॉल्व होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सॉल्व कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। एटलीस्ट 1 करना है, ध्यान दें। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा 3 जो है निशानेबाज को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अरे एक लोग बोलो, सुनाई दे साहब। हाँ बताइए, कौन कौन बताएगा? हैं, खड़े हो जाइए, कौन बता रहा? अब कोई नहीं बता पा रहा। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो निशानेबाज, बिल्कुल सही बोल, बहुत बढ़िया, ये भाषा समझ में आ रही। निशानेबाज, देखिए इधर निशानेबाज, सुनिएगा बेटा। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा, अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ है तो नहीं कि निशाना आपको लगा के दिखाएं, ठीक है? बस ऐसे मार सकते हैं मार्कर से ऐसे, लेकिन ये सही नहीं होगा, कहीं आंख में लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ये क्या है बेटा, एक निशाना। निशाना कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी कोई चीज़ है उस पर आप निशाना लगा रहे हैं। मैंने निशाना प्रयास किया 10 फायरिंग की, मान लीजिए कोई चीज़ रखी है, मैंने 10 फायरिंग की और मेरी 2 बार उस पर लग गया निशाना। 10 बार फायरिंग की और 10 बार मतलब निशाना माना, जैसे खेल खेलते हैं उस पर हमने ऐसी खिलौने से की तरह उस पर फायरिंग की, 10 बार, मेरा 2 बार निशाना है, तो मेरे द्वारा निशाना लगेगा, ए व्यक्ति हैं हम, ए के द्वारा निशाना लगेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपके टोटल प्रयास भाग में 10 कितनी बार सफल हुए, तो क्या होगा मेरा निशाने लगने की प्रोबेबिलिटी? 2/5, यानी 1/5, 1/5। इसका मतलब मेरे निशाने लगाने की प्रोबेबिलिटी कम है। और मान लीजिए कोई दूसरा लड़का है, वो 5 बार निशाना मारता है, उसका 4 बार निशाना लग जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/5। और अगर मान लीजिए कोई लड़का है 3 बार निशाना लगता है, मारता है, 2 बार लग जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आई बात समझ में? ऐसा एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में जरा समझिएगा। अब यहाँ पर देखो, आप इतने समझदार हो गए, ये जो उदाहरण दिया मैंने, अब इतने समझ गए आप। जरा सुनिएगा, टारगेट है कोई फिक्स, दोनों सब तीनों के लिए एक टारगेट है और उस टारगेट पे तीनों निशाना लगा रहे, एक एक करके, जैसे एक ने लगा दी, फिर दूसरे ने लगा दी, तीसरे ने। तो अगर मैंने आपसे कहा निशाना लग जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टारगेट पर हिट हो जाए निशाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी बेटा? अब देखो, प्राइज टेस्ट रखा, सॉरी प्राइज वो रखा था उस दिन 101 रुपये का, वो जो हमने यहाँ पे ताश की गड्डी रखी थी, तो मेरा क्या था, मतलब कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? देखिए मैंने प्राइज जो रखा था, कोई विन करेगा तो उसी को, इसलिए उस गेम को आगे बढ़ाया गया क्योंकि जल्दी वो एंड हो गया, शुरुआत में तो हो गया था, फिर हमने सोचा इस गेम को आगे बढ़ाए। इसका मतलब गेम कोई कब जीतेगा, जब कोई भी एक क्या हो जाए, विन कर जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर जरा ध्यान देना, अगर मैंने कहा टारगेट पर निशाना लगने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या करोगे, क्या करेंगे? एटलीस्ट 1 का निशाना लग जाए। टारगेट पर निशाना लग जाने की प्रोबेबिलिटी का मतलब, अरे यार किसी ने प्रयास, कोई लगा ही नहीं पा रहा, मतलब निशाना लगना चाहिए टारगेट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर एक का लग गया, दोनों का लग गया, 3 का, मतलब ऐसा ना हो किसी का ना लगे, तो किसी का ना लगे उसको निकाल के 1 में माइनस कर दो। जैसे मैंने कहा किसी के फेल होने के चांस अगर 10% है तो पास होने के चांस क्या है, तो 100 में माइनस करते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में 1 में माइनस किया जाता है। निशाना न लग पाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद 1 में माइनस करोगे तो वो निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और वो निशाना लग जाने का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 का निशाना लग जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखेंगे
लिखो ए कैन हिट ए टारगेट फोर टाइम्स in 5 shots. B 3 times in 4 shots. Capital C 2 times in 3 shots. Find the probability that target will be hit. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2020 की परीक्षा का क्वेश्चन। ए किसी निशाने को 4 में, तो बताइए ए फोर टाइम्स इन 5 शॉट का मतलब है 4 बार लग जाता है। 5 प्रयास करता है, 5 शॉट लगाता है, उसका 4 बार लग जाता है। 4 टाइम्स का मतलब 4 बार निशाना लग जाता है, हिट कर लेता है। और 3 बार लग जाता है 4 शॉट में, 4 शॉट करता है और 3 बार लग जाता है। 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट, यानी जो लक्ष्य है उस पर निशाना लग जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये बोल रहा है। अब वो निशाना किसी के भी द्वारा लग जाए, कम से कम एक के द्वारा निशाना लग गया तो यानी टारगेट हमारा हिट हो गया। तो निशाना न लग पाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों खेल रहे हैं, उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं। तो ए कैन हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन हिट द टारगेट क्या होगा बेटा, ए का निशाना लगने की प्रायिकता क्या होगी, बोलो। ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी, बोलो। 4/5। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/5। P1 समझ लीजिए। बी के लक्ष्य भेद की प्रायिकता क्या होगा, 3/4। P2 हो गया। और सी के लक्ष्य भेद की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3। P3। की प्रायिकता टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 3 उन्होंने निशाना ये ना लगा पाए, 1 - P1, दूसरा भी ना लगा पाए, 1 - P2, तीसरा भी ना लगा पाए। भाई P1 मतलब निशाना लग जाए और 1 - P1 मतलब निशाना ना लग पाए, तो ये कितना होगा, आप कैलकुलेशन करो। इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 - P1 कितना है, 4/5। 1 - P2 कितना है, 3/4। और 1 - P3 कितना है, 2/5। जल्दी से करिए, इसका आंसर हम बता रहे हैं कितना आएगा।
इसका आंसर आ रहा है 59/60, यही आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कितना होगा बेटा? 1 माइनस 5 एलसीएम आया 5 माइनस 4, 4 एलसीएम आया 4 माइनस 3, 5 एलसीएम आया 5 माइनस 2, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/5। तो कितना हो गया? 1 माइनस 3/20 पंजे 2/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/20, 20 पंजे 3, 20 3 60, 60 एलसीएम आएगा 60 माइनस 1। मतलब बहुत हाई चांस है भाई, निशाना लग जाएगा। इसका मतलब काफ़ी बहुत 1 के करीब आ रही है वैल्यू, 1 के करीब। मतलब ये संभावना है, ये प्रयास करेंगे हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करेंगे तो ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ बताइए। भाई बैक का मतलब ये थोड़ा ना बैक के सारे सवाल हो गए। बैक का मतलब अभी इसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस रूल लगता है, जो कि सबसे खतरनाक क्लास होगी कल की। कल बिल्कुल आपको ये मान के चलिए बिल्कुल खजाना मिलने वाला है। कल बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी जिसमें हम आपको बेस रूल और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से।